Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of June 2021. तो 25 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज की एवं हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन सीरीज चल रहा है, सीसैट का कोर्स चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में ही दी हुई है। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहले आज का सवाल, पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव। तो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का इनिशिएटिव है, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडिया इज अ पार्टनर जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस इनिशिएटिव दैट एड्स भूटान इन स्ट्रेंथनिंग इट्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड द हाउस प्राइस इंडेक्स। इनमें से हाउस प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? ऑप्शंस आर ए नीति आयोग, बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शंस आर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, या डी राजस्थान। तो ये 3 सवाल है जिनके जवाब आपको देने हैं। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए, एग्रीकल्चर हैज बीन रिवाइविंग इकोनॉमी, एग्रीकल्चर हैज बीन रिवाइविंग इंडियन इकोनॉमी इवन इन द टाइम्स ऑफ COVID-19, but now after the second wave agriculture has seen a major hit. What can be done to revive agriculture now? ठीक है ना। तो सवाल ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव कर रही, मतलब कि बचा रही थी, स्ट्रेंथन कर रही थी इवन इन द टाइम्स ऑफ कोविड 19 के टाइम में भी। लेकिन अब सेकेंड वेव के बाद जो एग्रीकल्चर है उसको हिट हुआ है। वॉट कैन बी डन टू रिवाइव द एग्रीकल्चर नाउ? एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए अब क्या करना होगा? सो दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, प्लीज डू ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। सबसे पहली जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है एग्री स्टैक। एग्री स्टैक क्या है? एक्चुअली में एग्री स्टैक वही चीज है, टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लाने की कोशिश की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक MOU साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ। ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने MOU साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ टू स्टार्ट अ पायलट प्रोजेक्ट इन 100 विलेजेस टू क्रिएट अ यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस। तो एक फार्मर सर्विस इंटरफेस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के थ्रू स्टार्ट किया जाएगा। यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस, ठीक है ना, थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। एग्री स्टैक क्या है? एग्री स्टैक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज है। ठीक है ना, एग्री स्टैक क्या है? कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज है एंड डिजिटल डेटा बेसिस है विच इज प्रपोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन इंडियाज फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्री स्टैक इज अ बेसिकली कलेक्शन ऑफ technologies and digital databases proposed by the central government focusing on India's farmers and the agriculture sector। ठीक है ना, याद रखिएगा। एग्री स्टैक क्या है? कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज है एंड डिजिटल डेटाबेसेस है। तो डेटाबेस बनाया जाएगा और एक जो टेक्नोलॉजीज है उन सब का कलेक्शन बनाया जाएगा एक प्लेटफॉर्म पे, एग्री स्टैक कहलाएगा वो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया है कि जो नए डेटाबेस बनेंगे दे आर बीइंग बिल्ट टू प्राइमरी टैकल द इशू सच एज पुअर एक्सेस टू क्रेडिट एंड वेस्टेज इन एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन। अब होता क्या, जैसे मान लो कई फार्मर्स ऐसे हैं, कई ऐसे जिनको मिलना चाहिए क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो उन सब का डेटाबेस, बेसिकली डेटाबेस जो बनेगा वो उन्हीं लोगों को हेल्प करेगा जिनको नहीं मिल पाती क्रेडिट, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिनमें इंक्लूजन एरर हो जाता है, मतलब ऐसे लोग जो इंक्लूड हो जाते हैं जिनको नहीं इंक्लूड होना चाहिए था। ठीक है ना, और कई बार एक्सक्लूजन एरर हो जाती है, मतलब कि ऐसे कई लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं जिनको मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो उनको ये मदद करेगा। अंडर दिस एग्री स्टैक द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा सेट्स ऑफ फार्मर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन टू माइक्रोसॉफ्ट टू डेवलप द फार्मर इंटरफेस। अब ये जो फार्मर इंटरफेस बनेगा, ये जो डेटाबेस बनेगा,
इसके लिए फार्मर्स का डेटा सेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को टू द माइक्रोसॉफ्ट। एक डिजिटल रिपोजिटरी टाइप का बनेगा, ऑब्वियस बात है डिजिटल डेटाबेस मतलब रिपोजिटरी बनेगी, ठीक है ना, जिसमें एक हर फार्मर को एक FID मिलेगी, यानी फार्मर्स ID मिलेगी, विच विल बी लिंक टू देयर लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब वो इनको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी रहेगी इसमें, फार्मर्स ID का इसमें प्रोग्राम भी है। नाउ फार्मर्स ID, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई हैं, ऑथर ने इसके साथ प्रॉब्लम्स भी बताई है। प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे एग्रीकल्चर में जब आप डेटा कर रहे हो, टेक्नोलॉजी ला रहे हो, डेटाबेस बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो सोचना चाहिए था वो सोचना चाहिए था प्राइवेसी का। दूसरी चीज़ जो आपको सोचनी चाहिए थी वो सोचनी चाहिए थी डेटा सर्विलेंस का। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डेटा का यूज़ किया जाएगा इनके ऊपर सर्विलेंस करने के लिए, या इनके आप माइक्रोसॉफ्ट को डेटा प्रोवाइड करें तो व्हाट इज़ द श्योरिटी ऑफ डेटा प्राइवेसी, या डेटा मतलब उसमें लीकेज नहीं होगा, या ये सारी चीज़ें आपको पता करनी चाहिए थी, ठीक है ना। आपके पास जब तक डेटा प्रोटेक्शन रिजीम प्रॉपर नहीं है तब तक आप इस तरीके की डेटाबेस वाली चीज़ें नहीं करें तो बेटर रहता है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। दूसरा जो हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे वो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। जॉइंट इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो जो आज मैंने क्वेश्चन पूछा है ना उसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कर दिया उसको, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा जरूर सही है, याद रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OECD यानी कि UNDP और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के बीच का ये प्रोग्राम है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम, इसको याद रखिएगा। एंड इंडिया को चूज किया गया है एज अ पार्टनर जुरिस्डिक्शन एंड हैज प्रोवाइडेड द टैक्स एक्सपर्ट फॉर दिस प्रोग्राम, तो इंडिया ने टैक्स एक्सपर्ट प्रोवाइड किए इस प्रोग्राम के लिए। अब ये क्या करेगा, इट विल हेल्प भूटान, अब ये भूटान की हेल्प के लिए प्रोग्राम है बेसिकली, एंड भूटान की हेल्प करेगा इन स्ट्रेंथनिंग द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भूटान। भूटान का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एंड याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। इंडिया जो है इसमें टैक्स एक्सपर्ट प्रोवाइड करेगा, पार्टनर ज्यूरिसडिक्शन के रूप में इंडिया को चुना गया है, और ये हेल्प किसकी करेंगे, भूटान की करेंगे इन स्ट्रेंथनिंग द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय ट्रांसफरिंग द टेक्निकल नो हाउ एंड स्किल्स टू इट्स टैक्स ऑडिटर्स। जो भूटान के टैक्स ऑडिटर्स हैं उनको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस उसको टैक्स ऑडिटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके टैक्स ऑडिटर्स को स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो उनकी ऑडिट प्रैक्टिस है उसको अच्छे से अच्छा बनाया जा सके। फोकस इसका बेसिकली रहेगा इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग के फील्ड में बेसिकली ये फोकस रहेगा। एंड इट इज़ अ माइलस्टोन इन द कंटिन्यूड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान, एंड इंडिया ने साउथ साउथ कोऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है और इंडिया भूटान किस तरह से मदद करे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट अंडर दिस प्रोग्राम। सो प्लीज़ रिमेंबर दीज टू इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जो मैंने आपको बताए, इन दोनों को याद रखेगा, ठीक है ना। मूव करते हैं मैप ऑफ द डे की तरफ। अब एक्चुअली में कल आपको इशू याद होगा कि रशिया ने यूके के शिप्स के ऊपर कुछ मतलब गोली बारूद चलाया है, मतलब अटैक किया है कुल मिला करके ब्लैक सी के रीजन में, ठीक है ना। तो ब्लैक सी इंपॉर्टेंट हो गया, फिर से न्यूज़ में आ गया है, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्लैक सी के बारे में बता देता हूँ, ब्लैक सी कौन कौन कहाँ कहाँ टच करता है, उसके अलावा जो रिलेटेड वाटर बॉडीज़ हैं वो देख लो। तो ब्लैक सी आपको बीच में दिख रहा होगा, सबसे पहले कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं ब्लैक सी को वो देख लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। ब्लैक सी ऊपर देखो आपको दिख रहा है यूक्रेन टच कर रहा है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यूक्रेन यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है ना। ब्लैक सी आपने देख लिया, फिर दूसरा यहाँ पे रशिया टच कर रहा है, तो ये सेकंड वन इज रशिया, बिग पार्ट ऑफ रशिया इज टचिंग दिस ब्लैक सी, ठीक है ना। थर्ड पार्ट यहाँ पे जॉर्जिया आपको दिख रहा होगा, दिस थर्ड वन इज जॉर्जिया, जॉर्जिया इज टचिंग, दिस थर्ड वन इज जॉर्जिया, जॉर्जिया इज टचिंग अगेन। देन फोर्थ वन इज टर्की, यहाँ पे चौथी कंट्री आपको नीचे दिख रही है साउथ में, टर्की टच कर रही है, देखो है ना, टर्की टच कर रही है, दैट इज अनदर पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको बुल्गारिया, द फिफ्थ वन इज बुल्गारिया जो यहाँ पे टच करती है, यहाँ पे आपको बुल्गारिया दिख रहा होगा विच इज टचिंग दिस ब्लैक सी। तो यहाँ पे ऊपर हम ऊपर से अगर चलो, और लास्ट यहाँ पे देखो एक कंट्री है रोमानिया, सिक्स्थ कंट्रीज रोमानिया। तो ये 6 कंट्रीज हो गई जो टच कर रही, कौन कौन सी, यूक्रेन हो गई पहली, रशिया हो गई दूसरी, जॉर्जिया हो गई तीसरी, टर्की हो गई चौथी, बुल्गारिया हो गई पांचवी, और रोमानिया हो गई छठवीं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे यूक्रेन में आपको यहाँ पे ओडेसा दिख रहा है, ये ओडेसा,
ये भी देख लो, ओडेसा बिल्कुल ब्लैक सी पे लोकेटेड है। ओडेसा का पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ओडेसा यूक्रेन में है, याद रखिएगा, यूक्रेन का पोर्ट है ओडेसा। मैं आज दिखाऊंगा भी आपको न्यूज़ में, ये आया है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये देखो यूक्रेन में ही है, और यहाँ पे यूक्रेनियन ही, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये क्रीमिया का पार्ट है। यहाँ पे देखो सेवेस्तापोल और याल्टा, सेवेस्तापोल और याल्टा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन से लड़ाई ही करता है सेवेस्तापोल और इनको लेकर के, कर्च स्ट्रेट को लेकर के, ठीक है ना। यहाँ पर ये याद रखिएगा, यूक्रेन में ओडेसा जरूर याद रखिएगा, दैट इज द थिंग। रोमानिया में कॉन्स्टेंटा, अगर आपसे सपोज ये पोर्ट्स पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ पर है, तो कॉन्स्टेंटा आपका रोमानिया पे है, ओडेसा आपका यूक्रेन में है, सोची और नोवोरोसिएक आपके रशिया में है, बाटूमी आपका जॉर्जिया में है। बाटूमी कहाँ पर है? जॉर्जिया में है। फिर टर्की में बहुत सारे हैं, देखें यहाँ पे इस्तांबुल, सैमसन, ओरडू और ट्रैब्जॉन, ये सारे आपके टर्की में लोकेटेड है। तो मेक श्योर आपको ये पता रहे। बुल्गारिया में बुर्गास और वरना, बुर्गास और वरना आपके बुल्गारिया में है। अब ब्लैक सी आपने यहाँ पे देख लिया, ब्लैक सी के आगे पीछे कौन कौन से सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एजियन सी मिलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एजियन सी सबसे पहले मिल रहा है। एजियन सी के बाद सी ऑफ मार्मरा मिलता है, सी ऑफ मार्मरा के बाद ब्लैक सी मिलता है, और ब्लैक सी के बाद सी ऑफ अजोव मिलता है। ये ऑर्डर ज़रूर याद रखना, लेफ्ट टू राइट या वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर याद रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट का ऑर्डर भी याद रख सकते हैं। वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर क्या है? एजियन सी, सी ऑफ मार्मरा, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऑर्डर है, एजियन सी, सी ऑफ मार्मरा, ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। दिस इज द ऑर्डर विच यू कैन रिमेंबर। ये ऑर्डर है वेस्ट टू ईस्ट, सबसे पहले कौन कौन सी वाटर बॉडीज मिलती हैं, ठीक है ना। एजियन सी, सी ऑफ मार्मरा, ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोब। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पार्ट एज वेल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप ऑफ ब्लैक सी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। ओडेसा, सेवेस्तापोल, ये सब देख लिया ना आप लोगों ने, फिर से दोबारा देख लो, अगर नहीं सुना है तो ढंग से सुन लेना, ठीक है ना। तो दिस वॉज अ इंपॉर्टेंट मैप, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आते हैं सॉरी आपका एडिटोरियल वाले पार्ट में। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वह है द रूरल इकोनॉमी कैन जंप स्टार्ट अ रिवाइवल। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रूरल इकोनॉमी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर लिखा गया है। सबसे पहले ऑथर ने बताया है कि किस तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, जैसा कि दिख रही है उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है। द पाथ टू इकोनॉमिक रिकवरी इज़ वेरी चैलेंजिंग। अगर हमने ये देखा हो कि जो अभी रिसेंटली रिलीज डेटा है एनएसओ का, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो डेटा रिलीज हुआ है जीडीपी के रिगार्डिंग, उसमें हमने देखा कि जो डिक्लाइन है वो 7.3% है। ऑथर ने कहा है कि ये जो डिक्लाइन है वो तब है जब हमने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को तो हम पूरी तरीके से ले ही नहीं रहे हैं, तब जाकर के हमारा डिक्लाइन 7.3% का आ रहा है। तो इट वॉज अ ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन, लेकिन फिर भी आपको इतना डिक्लाइन देखने को मिला। मेकिंग इट वर्स, ऑथर ने ये कहा है कि जो दिस डिक्लाइन है इससे ज़्यादा चैलेंजिंग एक जो चीज़ थी वो ये थी कि इवन बिफोर द पैंडेमिक, यानी कि कोविड-19 के पहले भी देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द जीडीपी। उसके पहले भी हमको 3 लगातार सालों में शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इन द जीडीपी, ठीक है ना। उसके बाद ऑथर ने डेटा दिया कि किस तरीके से जीडीपी में डिक्लाइन देखने को मिला। अगर आप 16-17 के कंपैरिजन में देखोगे तो 8.3% था, 19-20 के कंपैरिजन में कोविड से पहले की जो बात मैं बता रहा हूँ 4% के आसपास था। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने पहले ही बोल रहा है कि इकोनॉमिक डिक्लाइन तो पहले ही चल रहा था जीडीपी का, कोविड-19 ने चीज़ों को और एग्रावेट कर दिया है और ज़्यादा वर्स बना दिया है। दे हैव मेड द डिक्लाइन शार्पर, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि जो लॉकडाउन हुआ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हिट हुई, तो उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर दिया। एंड इट वाज देयर, गवर्नमेंट ने बेसिकली ये सब जो चीज़ें की उससे काफ़ी ज़्यादा और इकोनॉमिक ऑब्वियस सी बात है नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ऐसे में एग्रीकल्चर जो था वो एक की ड्राइवर के रूप में निकल के सामने आया। अगर आपने देखा हो कि इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो काफ़ी रेजिलियंट परफॉर्मेंस थी। जो फर्स्ट वेव थी कोविड-19 स्पेशली, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले माइग्रेंट जो थे, माइग्रेंट पॉपुलेशन गाँव पहुँची, यानी रूरल एरियाज में पहुँचना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी रूरल एरिया वाज रेडी टू एब्जॉर्ब देम, उसने उनको एब्जॉर्ब किया, उसकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की कोशिश की। मनरेगा चल रहा था, काफ़ी अच्छा काम किया मनरेगा ने फर्स्ट वेव के दौरान। तो ऑथर वही चीज़ बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो एक
की ड्राइवर के रूप में निकल के आया है, स्पेशली इन द फर्स्ट वेव जब ऐसा हुआ तो वहाँ पे हमने देखा हो कि एग्रीकल्चर वाज द ओनली मेजर सेक्टर अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। यहाँ पे देखो लिखा है एग्रीकल्चर वाज द ओनली मेजर सेक्टर अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई विच रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन 2021। 2020-21 में जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड इंक्रीज अगर आप देख रहे हैं तो केवल एग्रीकल्चर एक ऐसा मेजर सेक्टर है अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई जहां पे ये इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है ना। माइग्रेंट क्राइसिस, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्व करने की जो क्षमता थी वो केवल एग्रीकल्चर में ही थी जिसने एब्जॉर्व भी किया। लेकिन ऑथर का कहना यह कि कैन द रूरल इकोनॉमी या रूरल सेक्टर प्ले द सेवियर अगेन, तो ऐसा नहीं लगता। ऑथर ने कहा ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि सेकेंड वेव में जो हिट हुआ है रूरल एरिया वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है। इट हैज़ अफेक्टेड मेजॉरिटी ऑफ द रूरल एरियाज इन दिस। इसके अलावा दूसरा जो रीज़न वो है कि गवर्नमेंट पॉलिसी मिसस्टेप्स इन द मतलब पॉलिसी मिसस्टेप्स बाय द गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को, ना कि इकोनॉमिक सिचुएशन को बल्कि पैंडेमिक सिचुएशन को भी रूरल एरियाज में बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो वैक्सीनेशन का ड्राइव था वो प्रॉपर, अगर आपने देखा हो रूरल एरियाज में इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन का ड्राइव चल ही नहीं रहा है, ना वहाँ पर टेस्टिंग प्रॉपर हुई रूरल एरियाज में, ना वहाँ पर वैक्सीनेशन का ड्राइव प्रॉपर चल रहा है। ऐसे में जो मिस हैंडलिंग हो रही है ना केवल इकोनॉमिक बल्कि पैंडेमिक की भी, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगी जो कि रूरल एरिया के डिक्लाइन में ऐड ऑन करेगी। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो रूरल एरिया का है काफ़ी ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड या अंडर एस्टिमेटेड है या अनरिपोर्टेड है कहना चाहिए। ठीक है ना। एंड वहाँ पे रूरल एरियाज काफ़ी ज़्यादा हिट हुई हैं सेकेंड वेव के कारण। बहुत सारे फैमिली के जो ब्रेड विनर्स थे उनकी काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ दैट कोविड एंड ऑल। एंड ऑथर ने वही कहा कि जो इंडेटनेस है या इंडेटनेस फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज है रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब कि एक तो देखो कई बार रूरल एरिया का जो सबसे बड़ा पॉइंट है प्रॉब्लम का वो ये है कि जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है। मतलब वहाँ पे जो बैंकिंग सुविधाएं हैं ये भी है, वहाँ पे या तो लोगों को अवेयरनेस इतना ज़्यादा नहीं है क्या चीज़ क्या प्रॉब्लम है, कि वहाँ पे जो रूरल क्रेडिट है उसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और लोग वहाँ पर इस तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विच इज़ गोइंग ऑन। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ नॉट इंक्रीज द एलोकेशन ऑफ दिस ईयर्स नरेगा के लिए जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था वो इस साल उन्होंने बढ़ाया नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट डिमांड देखोगे नरेगा में तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में 65% डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब 65% तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ही घट गया है। जब आपको और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए था बजटरी एलोकेशन नरेगा के लिए तब आपने डिक्रीज कर दिया। ऑथर ने कहा है कि जॉब्स तो डिक्लाइन हो ही रहे हैं, जॉब्स के साथ इनकम डिक्लाइन हो रही है। जब इनकम डिक्लाइन होगा तो डिमांड डिक्लाइन होगी, डिमांड भी डिक्लाइन होगी। अब डिमांड डिक्लाइन का सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि अगर आप देखें वहाँ पे तो कितना ज़्यादा मतलब कि जो क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स जो सब्जियां हैं, इन सब के प्राइजेस बहुत कम चल रहे हैं। क्यों कम चल रहे हैं? क्योंकि भाई खरीदने वाले ही नहीं है, लोग ही नहीं खरीद रहे, ऐसे में कम दामों पे बेच रहे हैं। ऐसे में दाल और इन सब की जो प्राइसेस हैं जो हम बाहर से ले रहे हैं उनके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज हिटिंग। इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज बोली है जो हिट कर रही है, वो ये है कि प्राइसेस जो पेट्रोल डीजल के इंडिया में वो काफी ज्यादा बढ़ गए। और जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो फर्टिलाइजर के भी दाम बढ़ेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा और इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसे में ऑथर कह रहे हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए पहले तो प्राइस कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल के बारे में कुछ देखना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात, एग्रीकल्चर को रिम्यूनरेटिव बनाने की जरूरत है। रिम्यूनरेटिव आप बनाइए एग्रीकल्चर को, उनको प्रॉपर पैसे प्रोवाइड करवाइए। जो मनरेगा में एलोकेशन था उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी। वैक्सीनेशन को प्रॉपर करें, एटलीस्ट रूरल एरिया में वैक्सीनेशन को प्रॉपर करें। एंड एट द सेम टाइम आपको फिस्कल इंटरवेंशन करने की जरूरत है, सब्सिडीज प्रोवाइड करने की जरूरत है, प्रोटेक्शन बाय गिविंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ऐसे सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है और उसको मॉनेटरी बेनिफिट आप दीजिए, तब जाकर के ये एग्रीकल्चरल क्राइसिस जो है ओवर हो पाएगी। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेजिंग कमबैक री एनर्जाइजिंग इंडियाज अफ्रीकन पॉलिसी। अब ऑथर ने सबसे पहले बताया है कि जो इंडिया की अफ्रीका पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रियोरिटी पे है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि बहुत फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है ताकि हम अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा प्रगाढ़ या और ज़्यादा डीप करते रहें, ऐसा इंडिया की पॉलिसी स्टेटमेंट कहता है। लेकिन ऑथर ने कहा कि पॉलिसी स्टेटमेंट जो भी कहता हो आपको लेकिन
लेकिन एक क्रिटिकल रिव्यू करने की ज़रूरत है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। क्या ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, या क्या अफ्रीका को उतना हम ड्यू इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं जितना वो डिजर्व करते हैं? तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ऑथर ने कहा कि अगर आप लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा देखेंगे तो ये कंफर्म हो जाता है कि इंडिया अफ्रीका का जो ट्रेड है वो डिक्लाइन पे चल रहा है। अगर आप CII का डेटा देखें तो 2020-21 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है एंड इंपोर्ट अफ्रीका से, वो दोनों घटा है। एक्सपोर्ट में आप देखें अगर तो 4.4% का डिक्लाइन देखने को मिला है, एंड इंपोर्ट में देखें तो 25% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो बायलैटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो मतलब कि इट हैज़ फेल बाय $10.8 बिलियन एज कंपेयर टू 2014-15। अगर 14-15 के कंपैरिजन देखें तो लगभग हम 10 बिलियन, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इसके अलावा इंडिया का इन्वेस्टमेंट अगर अफ्रीका में देखें तो वो भी डिक्रीज हुआ है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। तो इकोनॉमिक रिलेशंस तो कहीं ज़्यादा बहुत हाई नहीं चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, ऑथर ने बोला। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि जो इंडिया और अफ्रीका का ट्रेड का कंपोजिशन है, अगर आप वो कंपोजिशन देखें तो दैट हैज़ आल्सो नॉट चेंज्ड मच इन पिछले 20 सालों में वो चेंज नहीं हुआ है। तो ऑथर का ये कहना है कि डाइवर्सिफाई नहीं हो पा रहे हैं जो रिलेशन है, जो इसका एक रीज़न ये है कि डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम इंडिया और अफ्रीका के ट्रेड को, यहाँ पे हम मिस करते जा रहे हैं। दूसरा जो रीज़न ऑथर ने दिया वो दिया है कि ग्लोबल कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप देखें तो अफ्रीका के पीछे बहुत सारी कंट्रीज पड़ी, क्योंकि अफ्रीका एक बहुत पोटेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या है कि अफ्रीका एक बहुत पोटेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है, जिसके लिए बहुत सारी कंट्रीज स्पेशली चाइना और ये सब लगे हुए हैं, और चाइना अपने काफ़ी हद तक सही सफल भी हुआ है उसमें, ये भी याद रखिएगा। जैसे ऑथर ने यहाँ पे एक रिपोर्ट के बारे में बताया है, गेटवे हाउस स्टडी जो है उसमें उनकी एक रिपोर्ट थी, इंगेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल पावर इन अफ्रीका, टेक अवेज फॉर इंडिया, ठीक है ना। तो इंगेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल पावर्स इन अफ्रीका जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इंटरनेशनल देखो अफ्रीका एक्सपीरियंस द शार्पेंड इंटरनेशनल कंपटीशन नोन एज द थर्ड स्क्रैम्बल। इसको द थर्ड स्क्रैम्बल कहा जाता है। जो इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ रहा है ना अफ्रीका के लिए, उसको द थर्ड स्क्रैम्बल बोला जा रहा है, ठीक है ना। एंड ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका, यूरोप, एशियन कंट्रीज़, चाइना स्पेशली काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है ना। और ऐसे में इंडिया का जो डिप्लोमेसी है, वैक्स डिप्लोमेसी इंडिया का जो है वो सही नहीं साबित हो रहा है, ठीक है ना। अफ्रीका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की अवेलेबिलिटी है, ओशियानिक रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक मार्केट्स प्रोवाइड करता है, ये सारे रीजंस हैं। ऐसे में चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा उनको चेकबुक डिप्लोमेसी का यूज़ करके खाली ब्लैंक चेक दे करके काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कैप्चर किया है वहाँ पे चाइनीज़ ने, है ना। जियोपॉलिटिकल और इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन इतने हैं और चाइना के साथ इतना चैलेंज है कि हमको USA, UK और यूरोपियन यूनियन और क्वाड ग्रुप के अलावा फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है कि हम अफ्रीका, ईरान, इन कंट्रीज पे फोकस करें। ईरान में हमने देखा किस तरीके से हमने फरजाड भी गैस फील्ड और जहीदान देलाराम की जो रेलवे लाइन थी वो मिस कर गए, वहाँ प्रोजेक्ट से हमको बाहर कर दिया गया। ऐसे में अफ्रीका भी कहीं एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी ना बनकर रह जाए, ये हमको मेक श्योर करना है कि ऐसा ना हो। तो ऑथर ने वही कहा कि ये चैलेंज रहेगा कि हम किस तरीके से अफ्रीका के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है ना। हमने कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं कि हम अफ्रीका को वॉइस प्रोवाइड करना चाहते हैं, UNSC में अफ्रीका को प्रॉपर वॉइस नहीं है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप इकोनॉमिकली नहीं जुड़ोगे किसी कंट्री से, देखो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस में हवाबाजी और मतोलेबाजी बहुत कर सकते हो आप लोग, कितना भी बोल सकते हो, लेकिन जब तक आप जब तक इकोनॉमिकली नहीं अटैच होते तब तक आप किसी के सेंटिमेंट, इकोनॉमिकली आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में जुड़ना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, है ना। एंड इट इज टाइम टू सीज द अपॉर्चुनिटी एंड रिस्टोर अफ्रीका टू इट्स प्राइमरी पोजीशन इन इंडियाज डिप्लोमेसी। ऑथर का ये कहना है कि अब हमको अपॉर्चुनिटी सीज करने की ज़रूरत है, एंड अफ्रीका का जो प्राइमरी पोजीशन होना चाहिए था इंडिया की डिप्लोमेसी में, उसको वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि जो थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट था वो 2015 में हुआ था, और अब जल्द से जल्द हमको फोर्थ समिट कर लेना चाहिए। फोर्थ समिट जो है पेंडिंग है लास्ट ईयर से, वो हमको करने की ज़रूरत है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, और उसको उतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है जितना हम यूरोपियन और इन समिट्स को देते हैं ना, उतना ही आपको अफ्रीकन समिट्स को भी देने की ज़रूरत है। और वही वाली बात है कि जैसे ही कोई भी मीटिंग हो तो अफ्रीका को आप उसका ड्यू प्रोवाइड करें और उसको अपने हर स्टेटमेंट में रखें, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द आर्टिकल सेज।
आगे आते हैं 8th पेज पे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनसीबी के रिगार्डिंग। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था 1986 में, और 1986 में इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर दिस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985। एनडीपीएस एंड नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत 1986 में एनसीबी को इंस्टीट्यूट किया गया। इट इज द एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है रिगार्डिंग दीज नारकोटिक सब्सटेंसेस एंड ऑल, ठीक है ना। एंड याद रखिएगा, नारकोटिक्स, दिस नेशनल पॉलिसी ऑन द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 जो है वो कहता है स्टेट्स टू एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब कि मेडिकल पर्पसेस के अलावा कोई भी ऐसी चीज इनहेल या इनटेक ना करें जो कि आपके ऊपर इंटॉक्सिकेटिंग इंपैक्ट रखती हो या इंजूरियस हो आपकी हेल्थ के लिए। ये आर्टिकल 47 बोलता है। उसी के अंतर्गत हमारी जो नेशनल पॉलिसी और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है वो बनाई गई है, ठीक है ना। एंड एनडीपीएस एक्ट 1985 का एक्ट है। इट प्रोवाइड्स फॉर penalty or property derived from or used in illicit traffic in narcotic drugs। इन नारकोटिक्स ड्रग्स की illicit ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग ये एक्ट है, जिसमें पेनल्टी और प्रॉपर्टी के ऊपर पेनल्टी और इस तरह से, और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी किया जाता है, 10 साल तक की सजा भी होती है, काफ़ी ज़्यादा है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें। एनसीबी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे यहाँ पे देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे प्रोजेक्ट सीबर्ड का नाम देखो लिखा हुआ है, करवर नेवल बेस। पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि करवर जो नेवल बेस है कहाँ पर है, वो कर्नाटका में लोकेटेड है। करवार या करवर नेवल बेस जो है कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट सीबर्ड चल रहा है। व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट सीबर्ड, मैं आपको बता दूं तो प्रोजेक्ट सीबर्ड एक्चुअली में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये है एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ नेवल बेस एट करवर। जो प्रोजेक्ट सीवर्ड है उसके अंतर्गत ये नेवल बेस बन रहा है करवर में, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। एंड अपॉन कंप्लीशन दिस $3 billion प्रोग्राम एंड एफर्ट विल प्रोवाइड द इंडियन नेवी विद इट्स लार्जेस्ट नेवल बेस ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट नेवल बेस ईस्ट ऑफ द स्वेज कैनाल। तो ये याद रखेगा, ये जो करवर बेस बनेगा कर्नाटका में, न केवल ये लार्जेस्ट नेवल बेस बनेगा वेस्ट कोस्ट का, बल्कि इट विल ऑल्सो बी द लार्जेस्ट नेवल बेस ईस्ट ऑफ द स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल के ईस्ट का ये लार्जेस्ट नेवल बेस बन जाएगा। तो करवर नेवल बेस, प्रोजेक्ट सीबर्ड, रिमेंबर दीज टू थिंग्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट देखो, रशिया यूके स्पार ओवर ब्लैक सी इंसिडेंट। अब ये जो मैं आपको बता रहा था ब्लैक सी इंसिडेंट में, तो रशिया ने एक्यूज किया है ब्रिटेन को ऑफ स्प्रेडिंग लाइज ओवर अ वॉरशिप कन्फ्रंटेशन इन द ब्लैक सी एंड वार्नड लंदन दैट इट वुड रिस्पॉन्ड रेजोल्यूटली टू एनी फर्दर प्रोवोकेटिव एक्शन। तो यहाँ पे रशिया ने यूके को वार्न किया कि भैया अगर आप फालतू में मिस स्प्रेड करोगे इन्फॉर्मेशन को तो हम फिर रेजोल्यूट एक्शन के साथ आपके पास आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बेसिकली जो इशू था वो ब्लैक सी के ऊपर था एंड ब्रिटिश नेवी ने कुछ एक्शंस किए थे रशिया क्रीमिया वाले रीजन के पास। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, एंड यहाँ पे देखो, ब्रिटिश रॉयल नेवी HMS डिफेंडर अराइविंग एट द ब्लैक सी पोर्ट ऑफ ओडेसा। आज अगर आपको मैप याद हो तो यूक्रेन का ओडेसा सी पोर्ट मैंने आपको दिखाया भी था, है ना। तो देखो ये सब न्यूज़ में रहते हैं, ऐसे ऐसे ही पूछता है फिर आपने को लगता है कि कहाँ से पूछ रहा है यूपीएससी, अरे बाप रे कितना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा न्यूज़ में अपने को आँख और कान खुले रखने, इसीलिए मैं आपको डेली मैप और ये सारी चीज़ें रिलेवेंट बताता रहता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल पता रहे कहाँ से कौन सी चीज़ न्यूज़ में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक इंटरनेशनल लॉ के बारे में बता दो। इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत इनोसेंट पासेज जो है वो परमिट करता है एक वेसल को टू पास थ्रू अनदर स्टेट्स टेरिटोरियल वाटर्स सो लॉन्ग एज डज नॉट अफेक्ट इट्स सिक्योरिटी, ठीक है ना। याद रखिएगा कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी बोलता है कि इनोसेंट पासेज परमिटेड है एक वेसल का थ्रू अनदर स्टेट टेरिटोरियल वाटर्स एज वेल, टेरिटोरियल वाटर से, सो लॉन्ग एज इट डज नॉट इफेक्ट इट्स सिक्योरिटी, जब तक वो उसकी सिक्योरिटी को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो बीबीसी ने एक क्लिपिंग भी दिखाई थी जिसमें रशियन जो कोस्ट गार्ड थे उन्होंने वार्निंग दी कि अगर ब्रिटेन का शिप जो है वो कोर्स चेंज नहीं करता है दे विल स्टार्ट फायरिंग एंड ऑल, ठीक है ना। एंड दैट इज अ थिंग विच वॉज देयर। यही इंटरनेशनल पैसेज जो सी पैसेज है
उसको वॉयलेट भी करता है, ये जो इशू हुआ है इस कारण से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अगला जो आर्टिकल है वो द राइज फॉल एंड डेथ ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पायनियर। तो कुल मिलाकर के जॉन मैकेफी, याद रखिएगा मैकेफी एंटीवायरस का नाम आप सबने सुना होगा, है ना। तो मैकेफी एंटीवायरस के जो क्रिएटर थे जॉन मैकेफी, ही हैज़ किल्ड हिमसेल्फ इन द स्पेनिश प्रिजन, ही वॉज इन द स्पेनिश प्रिजन एंड ही हैज़ किल्ड हिमसेल्फ। तो इनको जॉन मैकेफी का बस नाम याद रखना, मैकेफी इज द एंटीवायरस कंपनी विच वॉज देयर। थाई एक्टिविस्ट मार्च अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब यहाँ थाईलैंड में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो याद रखिएगा थाईलैंड के प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो अकाउंटेबल बने, रिस्पॉन्सिबल बने और उनको राइट्स प्रोवाइड करे। प्लस जो बैन लगाए गए हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी भी मीटिंग के ऊपर और पब्लिक गैदरिंग के ऊपर, उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए। तो थाईलैंड में कुल मिलाकर के प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आज के जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे आप लोगों से, पहला तो मैंने आपको बता दिया जो वहाँ पे भूटान वाला क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन था मैंने पूछा था, आई थिंक रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो वो याद रखिएगा राजस्थान में लोकेटेड, दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान। और तीसरा मैंने आपसे पूछा था कि नेशनल हाउस इंडेक्स, जो हाउस प्राइस इंडेक्स है वो किसको डेवलप किया, तो आरबीआई ने डेवलप किया है हाउस प्राइस इंडेक्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थिंग्स। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।